गीता अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी उसकी माँ सविता वहाँ आती है और गीता को जगाती है। उठ जा, कितना सोएगी? घर में मेहमान आ चुके हैं, शादी वाला घर है। इस समय लोगों की नींद गायब हो जाती है और तू है कि चादर तान के सो रही है। माँ सोने दो ना, ससुराल में भी जल्दी उठना पड़ता है। मायके आई हूँ तो यहाँ भी आराम नहीं है। तू एक बात बता, तू यहाँ आराम करने आई है या अपनी बहन की शादी में हाथ बटाने? माँ आई तो शादी में ही हूँ, लेकिन आराम भी तो जरूरी है ना। जितना आराम करना होगा शादी के बाद कर लेना। अभी नीचे जा, तेरी बुआ चाची सब आई हुई हैं, उनको चाय पानी दे। माँ बहुत ठंड हो रही है बाहर, रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। किसी और को बोल दो ना। गीता, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तू उठ रही है या नहीं? जा रही हूँ फूलन देवी, जा रही हूँ। ससुराल में भी मरूं और मायके में भी आकर मरूं। गीता इतना कहकर रजाई फेंककर गुस्से में चली जाती है और सभी मेहमानों को चाय पानी देती है। कड़कती ठंड में वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है। दिन बीतते हैं। बीतते टाइम के साथ शादी के दिन करीब आ रहे थे। उतने में ही मेहमानों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। साथ में काम में सर्दियों के मौसम में कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कोई काम करने को तैयार नहीं था। सभी रिश्तेदार एक कोना पकड़कर रजाई में बैठकर आराम कर रहे थे। तभी गीता अपनी बहन के कमरे में जाती है और चाय का कप लाने को कहती है। तभी नेहा जवाब देती है। दीदी, कुछ दिनों में मेरी शादी है और आप मुझसे ये उम्मीद कर रही हैं कि मैं अपनी शादी में भी काम करूंगी। शादी होने वाली है, हो नहीं गई जो तू इतने तेवर दिखा रही है। दीदी, इसमें तेवर दिखाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक अपनी ही शादी में काम करने वाली लड़कियां देखी हैं आपने? मैंने तो ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो शादी के मंडप में बैठने तक काम करती हैं। तेरी तरह काम चोरी नहीं करती। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं भी शादी के मंडप में बैठने तक काम करूं? अभी तो तेरे से एक काम नहीं हो रहा है, उस टाइम क्या करेगी? सर्दियों में काम करने को लेकर गीता और नेहा में बहुत बहस होती है और सभी मेहमान खड़े होकर इनका झगड़ा देखते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ सविता आती है और उन्हें लड़ते देखकर बोलती है। ये सब क्या हो रहा है? पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, इतना काम है, तुम दोनों हो कि आपस में लड़ रही हो? माँ मैं नहीं, आपकी लाडली लड़की लड़ाई कर रही है। इससे मैंने एक काम बोल दिया तो मैडम की जुबान ही नहीं बंद हो रही। इतनी ठंड हो रही है, मैं भी तो काम कर रही हूँ ना। माँ, मेरी शादी होने वाली है, अब क्या मैं अपनी शादी में भी काम करूं? शायद दीदी भूल रही हैं कि इनकी भी शादी ठंड में हुई थी और सारा काम मैंने ही अकेले किया था। ये आराम से बिस्तर में बैठकर आराम कर रही थी। अच्छा, तो तू उस चीज का बदला ले रही है मुझसे? मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, आपको बस याद दिलवा रही हूँ। गीता, नेहा सही बोल रही है, ये टाइम उनके लिए बहुत खास है। इस टाइम वो कोई काम नहीं करेगी। एक काम करो तुम दोनों, तुम कोई काम मत करो, मैं सब कुछ अकेली ही कर लूंगी। नहीं माँ, आप ऐसे मत बोलो, मैं सब कर लूंगी। गलती मेरी थी जो मैंने इसे काम बोल दिया, बिना बात के तमाशा हो गया। गीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं और शादी का टाइम और पास आ जाता है। घर में इतने मेहमान आ जाते हैं कि कोई भी कमरा खाली नहीं रहता। तभी उसकी बुआ नीलम के पास आती है। अरे बेटी, मेरे पास बिस्तर नहीं है सोने को और बाहर बहुत ठंड हो रही है। कोई जितने बिस्तर हैं तेरे पास सब ले आ। आप तब तक मेरे कमरे में चलकर बैठिए, मैं आपके लिए बिस्तर लेकर आती हूँ। अरे ठीक है बेटी, लेकिन थोड़ा जल्दी ले आ, वरना मैं नींद में चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मैंने बोला तो बुआ, आप जाकर मेरे कमरे में आराम करो। नीलम गीता के कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। गीता अपना काम खत्म करके बिस्तर ढूंढने लगती है, लेकिन किसी भी कमरे में बिस्तर खाली नहीं था। तभी उसे याद आता है कि स्टोर रूम में टेंट के गद्दे और चादर रखी है और जैसे ही वो स्टोर रूम के पास जाती है, वहाँ अंधेरा देखकर उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। तभी वो अपने पति अजीत को कॉल करती है। सुनिए ना, आप अंदर आइए, मुझे आपके साथ स्टोर रूम में जाना है। क्यों, क्या हो गया? कोई काम है क्या वहाँ पर? हाँ, वो बुआ ने बिस्तर मांगा है। जितने बिस्तर हमने निकाले थे वो सब खत्म हो गए। स्टोर रूम से और बिस्तर लाने पड़ेंगे। दामाद की ना बहुत इज्जत होती है उसके ससुराल के अंदर, लेकिन जब से तुम्हारी बहन की शादी तय हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं इस घर का नौकर हूँ। और मुझे क्या लगता है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार जो आए ना, उन सबको लगता है। क्या कर सकते हैं, घर की शादी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आपके सिवा इस घर में कोई और है भी तो नहीं जिस पर हम भरोसा कर सके। वो काम को अपना घर का काम समझकर करेगा, किसी का क्या ही भरोसा, कहीं कोई गड़बड़ कर दे तो। अरे वही सोच के तो काम कर रहा हूँ मैं, वरना तुम तो जानती हो ना कि मैं घर में गिलास भी नहीं उठाता पानी का। अब
चलिए जल्दी से बिस्तर निकाल लें, वरना अगर बुआ जी हमारे कमरे में सो गई तो बिना बात के रात काली हो जाएगी। हाँ यार, वो एक बार सो जाती है तो उठने का नाम नहीं लेती। अजीत और गीता दोनों स्टोर रूम में जाते हैं और बिस्तर को लेकर अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बुआ और रिश्तेदार और कुछ औरतें उनके कमरे में सो रही हैं, जिन्हें देखकर अजीत बोलता है, जिसका डर था वही हो गया। अरे ये लोग हमारे बिस्तर पे सो गए, अब हम कहाँ सोएंगे? क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? अब क्या करूँ, शादी का घर है, किसी को आने जाने के लिए मना नहीं कर सकती हूँ ना। आजकल की ही भीड़ है, कल शादी होते ही सब चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भी कल का ही इंतजार कर रहा हूँ और इतनी ठंड में काम करते करते हालत खराब हो चुकी है, हाथ पांव सब कुछ जम चुका है। और ये रिश्तेदार क्यों आते हैं फंक्शन में? हाँ, वैसे तो नहीं आते, कभी पूछते नहीं कि जिंदा हो कि मर गए, लेकिन नहीं, हर त्योहार में हर चीज में घर में मुंह उठा के चले आते हैं। अरे यार कितना काम करना पड़ता है। अरे ठंड में खुद का काम नहीं हो पाता था मुझसे और अब इन लोगों का करना पड़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने पूरे दिन काम किया है और मैं थक गई हूँ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझे सोना है। लेकिन सोएंगे कहाँ, यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। एक काम करते हैं, ये बिस्तर लेकर छत पर चलते हैं, बच्चों ने खेलने के लिए टेंट लगाया हुआ है, वहीं ये बिस्तर डालकर सो जाते हैं। हाँ यार, ये सही रहेगा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। और तुम क्या, मैं भी चक्कर खा के गिर जाऊंगा कहीं भी। अजीत और गीता बिस्तर लेकर छत पर जाते हैं और टेंट लगाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन उठकर वो फिर से कामों में लग जाते हैं। जैसे तैसे करके सभी तैयारियां पूरी होती है और समय अनुसार शादी हो जाती है, लेकिन शादी में आए लोगों के बैठने के लिए जगह कम हो जाती है, जिस पर गीता की बुआ सास उसे कहती है, अरे ये क्या इंतजाम किया है तुम लोगों ने? घर में आए रिश्तेदारों के लिए बिस्तर ही कम पड़ गए, बारातियों के लिए कुर्सियां कम पड़ गई। अरे ये भी कोई खातिरदारी है? इससे अच्छा तो हम अपने घर में ही थे। वैसे बुआ जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आप इस परिवार की सगी हो? अरे हर बात में जितने भी रिश्तेदार आए ना, सबसे ज्यादा तंग आपने किया है सबको। जितने भी लोग यहाँ पर है, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको हुई है। आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे ये बता दो। हर चीज में आपको दिक्कत है, कभी कहती हो सोने में दिक्कत हो रही है मुझे, तो कभी कहती हूँ मुझे बैठने में दिक्कत हो रही है, कभी कहती हूँ मुझे खाने में दिक्कत हो रही है। हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालती रहती हो आप। आपकी प्रॉब्लम है तो है क्या, ये बताओ आप मुझे। अपने घर बुलाकर तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देते, हम इतनी ठंड में तुम्हारे घर ही क्यों आते। बेइज्जती? अरे बेइज्जती की कहा मैंने आपकी? अरे बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करती हो। अरे हर बात में हर चीज में कमी निकालती हो, और अब मैं वही चीज आपके साथ कर रहा हूँ तो आपको बुरी लग रही है। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे जब आप दूसरों के साथ करती हो तो वही चीज आपके साथ हो रही है, तो आपको बुरी क्यों लग रही है? आपको तो खुश होना चाहिए कि लोग वही कर रहे हैं जो आप करती हो। बुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप इस घर की सदस्य हो और सदस्य बन के रहो। बाहर वालों की तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है आपको। हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपने जो कुछ भी किया हमने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन बुआ जी, हर एक चीज की एक सीमा होती है और आप सीमा से बहुत आगे जा चुके हो। इसलिए मैंने सोचा आपको समझाऊं, इसलिए मैंने आपको समझाया, और आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहूंगा। जाने दीजिए अजीत जी, आप भी अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। हम कितना भी कर ले, लेकिन रिश्तेदार कभी खुश नहीं हो सकते। गीता इतना कहकर अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे करके शादी की सारी रस्में पूरी होती है और सुबह होते ही सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन शादी में इतनी भाग दौड़ करने के कारण गीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसका इलाज काफी दिनों तक चलता है। इस तरह से ठंड में मायके आए रिश्तेदार गीता को बहुत भारी पड़ते हैं। वृशाली जैसे ही कॉलेज से आती है, उसकी माँ अंजना उसके सामने कुछ लड़कों की तस्वीरें रख देती है। वृशाली मुंह बनाते हुए उन तस्वीरों को साइड करते हुए कहती है, क्यों कष्ट कर रही हो माँ? शादी करोगे तो अपने मर्जी से करेगी, किसी गली के कुत्ते और बिल्ले से, क्योंकि जिन लड़कों की तस्वीरें तुझे दिखाती हूँ वो तो तुझे पसंद नहीं आते, और अपनी पसंद का भी कोई लड़का तू हमें बताती नहीं है। पता नहीं अमेज़न से मिलेगा या धरती पर आया ही नहीं है। मिलेगा नहीं माँ, मिल गया है। अविनाश नाम है उसका, इकलौता बेटा है अपने घर का, अच्छा कमाता है और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बहुत प्यार करता है। हाय हाय, इतने गुण है तो अभी तक उसे छुपा कर क्यों रखा है? उससे बोल बारात, अरे मतलब रिश्ता लेकर आ जाए। इतनी जल्दी मत करो माँ, पहले उसे अपनी माँ को तो बताने दो। उसकी माँ की हाँ होगी तभी तो वो मेरा हाथ मांगने आएगा। ये जानकर अंजना बहुत खुश होती है। समय बीतता है और अवनीश अपने परिवार के साथ
वृषाली का हाथ मांगने उसके घर आता है। अंजना उनकी खूब खातिरदारी करती है। तभी वृषाली भी अपने कमरे से आती है। उसे देखकर अवनीश की माँ वंदना कहती है, अच्छा तो ये है तेरी पसंद। क्या नाम बताया था तूने? वृषाली नाम बताया था भैया ने। भैया? बहन जी, ये आपकी बेटी है, पर मेरी बेटी ने तो बताया था कि अवनीश इकलौता है घर में। हाँ माँ, अविनाश तुम्हारी कोई बहन भी है, तुमने कभी जिक्र नहीं किया। वो क्यों रे नालायक, तूने सोनल के बारे में क्यों नहीं बताया इन्हें? देखिए बहन जी, 2 परिवारों में रिश्ता होने जा रहा है, तो सच कहूँगी सोनल मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी है। अच्छा, मतलब ये आपकी सौतेली बेटी है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन सोनल भी अवनीश की तरह ही मेरी औलाद है, तो मैं दोनों में कोई फर्क नहीं करती। अवनीश की सौतेली बहन के बारे में जानकर वृषाली और उसकी माँ को हैरानी होती है। दोनों पक्षों में बातचीत होती है, जिसके कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। समय बीतता है जहाँ सोनल वृषाली को अपनी भाभी मानकर प्यार और सम्मान देती है, तो वृषाली उससे सोतेलो जैसा व्यवहार करती है। एक दिन वृषाली सर दर्द से बेहाल सर पर रुमाल बांधे सोफे पर बैठी होती है। तभी सोनल कटोरी में तेल लिए वहाँ आकर कहती है, भाभी ये रुमाल हटाओ सर से, मैं ठंडे तेल से आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको दर्द से राहत मिलेगी। जरूरत नहीं, कुछ देर में खुद ही ठीक हो जाएगा, और मैं बालों में तेल वेल नहीं लगाती। ठीक है फिर मैं आपका सर ही दबा देती हूँ। अरे कहाँ ना, नहीं है जरूरत, क्यों सर पर खड़ी होकर नाच रही हो? जाओ अपना काम करो। अरे मेरा सर। वृषाली के इतना कहने पर सोनल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब वो किचन में खाना लेने जाती है, तो देखती है वृषाली सोफे पर ही सो जाती है। सोनल उसके पास जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगती है। कुछ देर में वृषाली की आँख खुलती है, तो वो खुद को सोनल की गोद में देखती है और झट से उठकर कहती है, कितने जिद्दी हो यार तुम, कितनी बार कहा है मुझसे ये फालतू का प्यार व्यार मत जताया करो। सगी ननद नहीं हो तुम मेरी, मुझसे दूर रहा करो। क्या कहा बहू तूने? ससुमा आप कब आई? तभी जब तूने ये फालतू बकवास की। देख बहू, सौतेली है पर तेरी ननद है, इसलिए ऐसी बात अपने मुंह से दोबारा मत निकालियो। वंदना के इतना कहने पर भी वृषाली मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। एक दिन वृषाली अपनी सहेली से मिलने एक कॉफी शॉप में जाती है। वो अपनी सहेली से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने की टेबल पर जाती है, जहाँ सोनल एक लड़के के साथ बैठी होती है। तभी वो कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी मैं हमारी शादी की बात नहीं कर सकती घर में, और फिर तुम अभी सेटल भी तो नहीं हो। सेटल नहीं हूँ तो हो जाऊंगा यार, कंगला थोड़ी बैठा हूँ। 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं मैंने, कोशिश कर रहा हूँ। तुम कम से कम मेरे बारे में बात तो कर ही सकती हो उनसे। अभी बात करने का मतलब है कि वो तुमसे मिलना चाहेंगे, और फिर क्या कहोगे तुम उनसे कि मैं अभी बेरोजगार हूँ, लेकिन जल्द ही कोई नौकरी मिल जाएगी। अनिल, मैं अपने घर वालों को ना कहने का कोई मौका नहीं देना चाहती। ठीक है, समझ गया, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने कहीं रिश्ता ढूंढ लिया तुम्हारे लिए, तब क्या करोगी? बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओहो, सौतेली ननन का प्यार तो बेरोजगार निकला। सही है, अभी घर में जाकर इसकी आशिकी के चर्चे सुनाती हूँ। शाम को जब सोनल घर पहुंचती है, तो देखती है सभी उसका हॉल में इंतजार कर रहे हैं। तभी वृषाली एकदम से कहती है, आ गई अपने आशिक से मिलकर। वैशाली तुम चुप करो। सोनल, तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कॉलेज पढ़ने जाती हो या ये सब करने जाती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं आपको बताती हूँ। सोनल, तेरी भाभी ने आज तुझे किसी लड़के के साथ देखा। सच बता, क्या सच में तू कॉलेज का बहाना बनाकर किसी लड़के से मिलती है? ओहो सासू माँ, चोर से पूछ रही हो उसने चोरी की है या नहीं? मैं तो कहती हूँ कि ननन जी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो, अच्छा होगा। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कोई शादी नहीं करनी, और अभी तो मेरा कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ। जिस हिसाब से तुम्हारे लक्षण है ना, उस हिसाब से तो कभी खत्म ही नहीं होगा। वृषाली की पढ़ाई झूठी पट्टी के कारण सभी सोनल को गलत समझने लगते हैं, और उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देखने शुरू करती है। इस बारे में अपनी भाभी से बात करने के लिए सोनल उसके कमरे में जाती है। यहाँ किस लिए आई हो? आपकी गलतफहमी दूर करने। माना आप मुझे पसंद नहीं करती, अपना नहीं मानती। आपने उस दिन जिसको मेरे साथ देखा, मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती।
हाँ तो ये बात घर वालों को बताओ ना, तुम्हें मुझसे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। भाभी ऐसा मत कहो, आप ही माँ को समझा सकती हो। मेरी मदद करो भाभी। भाभी होकर आप अपनी ननद की मदद नहीं कर सकती? अरे अरे बस करो, सौतेली होकर ऐसे सगो जैसे रिश्ते का वास्ता मत दो, अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जितनी जल्दी तुम इस घर से निकल जाओगे ना, मुझे उतनी जल्दी सुकून मिल जाएगा। इतना कहकर वो अपने कामों में लग जाती है। उधर वंदना को सोनल के लिए एक लड़का पसंद आता है। उस लड़के के परिवार वाले सोनल को देखने घर आते हैं और बातचीत कर रिश्ता पक्का कर देती है। ये देखकर सोनल उदास होती है तो वहीं उसकी भाभी बहुत खुश होती है। लड़के वालों के जाते ही वहाँ अनिल आता है और उसे देखकर सोनल कहती है, अनिल तुम यहाँ? सासू माँ, अवनीश जी यही तो है वो जिसके साथ सोनल का चक्कर चल रहा था। देखो तो सही, इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया ये। तेरी इतनी हिम्मत! कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा सोनल के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से और शादी करना चाहते हैं। सोनल ने आप लोगों को इसलिए सब नहीं बताया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पहले सेटल हो जाऊं। यानी बहू तूने सोनल के बारे में हमसे जानबूझकर झूठ बोला? नहीं माँ, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं। उन्होंने हम दोनों को साथ देखा तो मेरी फिक्र के चलते आप लोगों को ऐसा कहा ताकि समय रहते मैं संभल सकूं। सोनल की ये बात सुन वैशाली को अपनी की हुई हरकत का बुरा लगता है। तभी अवनीश और वंदना अनिल की पूरी बात सुनते हैं और उसके परिवार से मिलने के लिए कहते हैं। आखिर में अवनीश अनिल को गले लगाता है। अनिल के जाने के बाद वैशाली सोनल के पास आकर कहती है, क्यों तुमने घर वालों के सामने मुझे बचाया? मैं तो तुम्हें हमेशा से सौतेला समझती हूँ और तुम्हें अपना भी नहीं मानती। तो क्या हुआ, मैं तो मानती हूँ ना, सौतेली ही सही पर ननद हूँ आपकी। आपको दुखी नहीं देख सकती और अपनी वजह से तो बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो सोनल, सौतेली होकर भी तुमने मुझसे अपनों से ज्यादा बढ़कर प्यार किया और मैं पागल जो हमेशा तुमसे दूरियां बनाती रही, तुम्हारी परवाह ही नहीं की। मुझे माफ कर दो। वैशाली के ऐसा कहने पर सोनल अपनी भाभी के गले लग जाती है, जिसके बाद से दोनों ननद भाभी बहनों की तरह रहने लगती हैं। कीर्ति को लीची खाने का बहुत शौक था। कीर्ति को हर साल गर्मी के आने का इंतजार रहता था कि कब गर्मी आए और वो कब लीची का भरपूर आनंद ले सके। ऐसे ही गर्मियों का वक्त था और कीर्ति अपने ऑफिस से घर जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में लीची का एक ठेला दिखता है और वो ठेले वाले के पास जाकर कहती है, भैया लीची कैसे दिए? हरे लाल और पीले पीले बिकते हैं लीची बड़े नशीले। लीची कितने की है भाई साहब? आज 80 रुपए किलो दिया है बहन जी। बहुत ही मीठे और नशीले हैं, एक बार खाओगी ना तो बार बार खाओगी। अरे भैया मैं तो हर साल बस गर्मी आने का इंतजार करती हूँ कि कब गर्मी आए और मुझे लीची खाने को मिले। तो मैडम देर किस बात की कर रही हो? जल्दी से लीजिए और घर पर जाकर ठंडे ठंडे लीची का मजा लीजिए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे 1.5 किलो लीची दे दीजिए। लीची वाला कृति को लीची तोल कर देता है और कृति लीची लेकर घर आती है और जल्द से जल्द फ्रेश होकर लीची को एक कटोरे में डालकर और सबको 2-2 लीची देकर खुद सारा खाने लगती है। उसे ऐसा करता देख कृति की माँ सरला बोलती है, क्या है ये, तूने सबको 2-2 लीची दी और खुद अकेले इतनी सारी लीची खा रही है। अगर लाना था तो थोड़ा ज्यादा ले आती। माँ इतने सारे तो लेकर आई हूँ, अब क्या पूरी रेडी लेकर आती? और आपको तो पता है ना कि मुझे लीची कितनी पसंद है। अगर आप लोगों को मैंने 2-2 दी भी है ना तो सोचो कितना बड़ा दिल है मेरा। ओह तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, रहने दे लीची की लालची औरत, भगवान करे तेरी लीची में कीड़ा निकल जाए। आपको तो मेरी खुशी हजम ही नहीं होती, आप लोगों के साथ बैठकर लीची खानी ही नहीं है मुझे। कृति इतना बोलकर वहाँ से लीची लेकर अपने कमरे में चली जाती है और लीची खाकर उसके बीच अपने तकिए के नीचे रख देती है। दिन गुजरते रहते हैं और कृति रोज खाना खाने के बाद लीची खाती है और उसके बीच अपने तकिए के नीचे रख देती थी। ऐसे ही एक दिन कृति लीची खाती है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है, जिसकी वजह से पूरे बिस्तर पे चींटी लग जाती है और एक चींटी कृति के लिप्स पर काट लेती है। अगली सुबह कृति सोकर उठती है और अपने कमरे से बाहर जाती है तो कृति को देखकर सरला बोलती है, ये क्या हो गया तेरे ऑटो को? लगता है रात को गोरीले से मिलके आई है। क्या हो गया माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या हुआ है मेरे ऑटो को?
देख तो जरा अपने होठों को, ऐसा लग रहा है गोरिल्ले ने पप्पी ली है तेरी। कृति शीशा देखते हुए रोने लगती है और बोलती है, ये पक्का मैंने तकिए के नीचे लीची के बीज रखे थे ना, उसकी वजह से चींटी ने काट लिया और मेरे होठों की ये हालत हो गई। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? और खा अकेले अकेले लीची। और ये तकिए के नीचे बीज रखने किसने कहा है तुझे? तुझे क्या लगता है बीज रखने से परी आएगी और तेरे तकिए के नीचे बहुत सारे लीची रख जाएगी? माँ मजाक मत करो और इसे ठीक करने के लिए कोई उपाय बता। मैं ऐसे होठों के साथ नहीं रह सकती। इसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ तू लीची खाते रहे, शायद ठीक हो जाए। सरला कीर्ति का मजाक बनाकर घर का काम करने लग जाती है और कीर्ति शीशे में अपने होठ को निहारती रहती है, लेकिन वो लीची खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और कीर्ति के होठ ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कीर्ति को देखने के लिए सुषमा और उसका बेटा सागर आते हैं और कीर्ति को पसंद करके रिश्ते तय कर देते हैं। कुछ ही हफ्ते बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दिया जाता है और कीर्ति अपने ससुराल आ जाती है और सारे घर का काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति टीवी देख रही होती है कि तभी उसको टीवी में लीची का शेक बनाना सिखा रहे होते हैं और उसको देखकर कीर्ति खुद से बोलती है, हाय कितना वक्त हो गया है मुझे लीची खाए। इसको देखकर तो मुंह में पानी ही आ गया। आज ही सागर जी को लीची लाने को कहती हूँ। इतना कहकर कीर्ति अपने पति सागर को कॉल करती है और उससे बोलती है, सागर जी आज आते वक्त मेरे लिए लीची लेते आइएगा, आज ना बड़ा मन कर रहा है। अरे आजकल के लीची सही नहीं आ रहे हैं, उनमें कीड़े निकल रहे हैं। मैं कहूँ तो मत खाओ। नहीं नहीं, मुझे तो लीची ही खानी है, आप वही लेकर आना। एक दो में तो कीड़े निकल ही जाते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। कीर्ति सागर से बात करके फोन काट देती है और अपने बाकी कामों में लग जाती है। फिर रात को सागर कीर्ति के लिए लीची लेकर आता है और हमेशा की तरह कीर्ति खाना खाने के बाद लीची को खा लेती है और हमेशा की तरह सबको दो दो देती है और बाकी खुद खा जाती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए और कीर्ति को फूड एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको खुजली होने लगती है और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और खुद से दवाई लेकर खा लेती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति घर में बैठकर लीची खा रही होती है कि तभी सुषमा आती है और बोलती है, बहू फिर से तुझे लीची खाने का शौक चढ़ गया है। बेटा तुझे पता है ना कि लीची में कितने कीड़े निकल रहे हैं और ऊपर से तुझे कुछ दिन पहले ही फूड एलर्जी हुई थी। तो क्या हुआ माँ जी, मेरी फूड एलर्जी से लीची का क्या लेना देना? बहू तू लीची की इतनी शौकीन है कि तू कीड़े वाली लीची भी खा ले। माना कि लीची सेहत के लिए अच्छी होती है, पर इतनी भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं लीची खाऊंगी नहीं, अब मैं लीची का शेक बनाकर पी लूंगी। अब तो ठीक है। तुझे समझाना मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना है। मैं तुझसे बड़ी हूँ, मेरा काम तुझे समझाना है। समझना चाहे ना समझना वो तेरी मर्जी है। सुषमा कीर्ति को इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कीर्ति बैठकर लीची के मजे उठाती हुए लीची खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कीर्ति के पूरे शरीर पर खुजली, लाल चकत्ते और होठों पर सूजन आने लगती है, लेकिन कीर्ति इन सबको बस हल्के में लेती है और ध्यान नहीं देती है। ऐसे ही एक दिन सुषमा और कीर्ति दोनों बैठकर कुछ काम कर रहे होते कि तभी सुषमा की नजर कीर्ति के हाथ पर जाती है। बहू ये तेरे हाथ लाल और होठों पर सूजन कैसे हो रही है? पता नहीं माँ जी, इसमें खुजली भी हो रही है। हो सकता है इतनी गर्मी की वजह से ये सब हो रहा हो। ये कितने टाइम से हो रहा है तुझे? ये तो अभी कुछ ही समय से हुआ है ना, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? तू अपनी मर्जी की डॉक्टर है क्या जो खुद से ही ठीक हो जाएगी? जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलना है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरे माँ बाप तो हमें ही पकड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी ना 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। आप भी सुन लेना, डॉक्टर यही बोलेंगे कि गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा लीची खा लेती हूँ। कीर्ति इतना बोलकर पहले रसोई में जाकर लीची खाती है, फिर जल्दी से जाकर रेडी होती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आती है। उसके बाद सुषमा और कीर्ति दोनों अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। कीर्ति डॉक्टर को सब सच बताती है और डॉक्टर कहते हैं, ये तुम्हें कितने टाइम से हो रहा है? बस कुछ ही दिन से। कुछ दिनों पहले ना मुझे फूड एलर्जी हो गई थी,
ठीक है, आपने कोई फूड एलर्जी की कोई दवाई करवाई है क्या? नहीं डॉक्टर, बस ऐसे ही दवाई खा ली थी और ठीक भी हो गया था। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ना ये खुजली और लाल चकत्ते से हो रहे हैं, साथ ही होठों में सूजन भी आ रही है। अच्छा, मुझे बताइए इसके बाद आपने फूड में क्या क्या खाया है? जी मैंने घर का खाना और बस मेरी पसंद की ना लीची ही खाई थी। बस आपकी समस्या का कारण लीची है। आपको पता होना चाहिए था कि फूड एलर्जी लीची खाने से ही होती है, क्योंकि लीची की तासीर गर्म होती है, जिससे फूड एलर्जी होने के बाद वो आपके ब्लड से मिलके खुजली पैदा करता है। सांस फूलने की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, उससे आप ठीक हो जाओगी। लेकिन आप लीची खाना बंद कर दीजिए। मैं तुझे कह रही थी ना कि लीची मत खा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चल आज तुझे बहुत सारी लीची ला कर देती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे लीची खाने का? नहीं नहीं माँ जी, ये सुनने के बाद तो मेरा सारा शौक उतर गया है। आप घर चलिए। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं और कीर्ति का लीची खाने का सारा शौक उतर जाता है और लीची खाना बंद कर देती है।